बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, नेट फोर्स किसे कहते हैं, और कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि पेपर में क्वेश्चंस बनाकर पूछी जाती हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही साथ में पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी बता दिया जाएगा, उनको आपने लिखना कैसे है उनकी प्रेजेंटेशन भी बताई जाएगी। और अपनी न्यूमेरिकल्स की, मैथ की, फिज़िक्स की जो प्ले लिस्ट हैं चैप्टर वाइज आपको कैसे मिलेंगी उसका तरीक़ेकार वीडियो के लास्ट पर आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखनी है और शेयर भी करनी है अगर आपको समझ आए तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के हरकत के कवानीन। तो आज इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या चीज़ है। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है नेट फोर्स का, वो आपको पता होना चाहिए। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि नेट फोर्स किसे कहते हैं। फ़र्ज़ करें जी हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स इस डायरेक्शन में उसे F1 कह देता हूँ, और सेम इतनी ही फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है उसे मैं क्या कह देता हूँ, F2 कह देता हूँ। तो इस टेबल के ऊपर अभी फोर्स लग रही है, हाँ जी फोर्स लग रही है, लेकिन नेट फोर्स इस पर ज़ीरो है। ओके, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है कि आप तमाम फोर्सेस को जमा कर लो और जमा करके जो बाकी बचता है ना उसको हम कहते हैं नेट फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं अपनी इन दोनों फोर्सेस को देखूं F2 और F1 को, इनको जमा करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, वो इस तरीके से फ़र्ज़ करें F1 मेरा 5 न्यूटन की फोर्स है और F2 कितनी होगी मेरी -5 न्यूटन फोर्स होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो अगर मैं इन दोनों को जमा करूँ, -5 में जमा करूँ ये वाला 5, दोनों को जमा करूँ तो जवाब क्या आएगा, ज़ीरो। नेट फोर्स मेरी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो वही बात नेट फोर्स क्या होती है कि तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, तमाम फोर्सेस को जमा करने से जो फोर्स आती है उसे हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स कहते हैं। ओके, तो ये नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना, आपने ये यूज़ होना है इसमें। अब आते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, a body continue its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force act on it। कि एक जिस्म है वो अपनी रेस्ट की हालत को या यूनिफॉर्म मोशन को क्या करता है, जारी रखता है, चलती रहती है बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कोई भी अमल ना करे। मतलब अगर कोई बॉडी सुकून से पड़ी हुई है, रेस्ट में है, तो उसकी कोशिश होगी वो हमेशा रेस्ट में ही रहे। लेकिन अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है तो उसकी कोशिश होगी वो हमेशा क्या करती रहे, हरकत ही करती रहे। ठीक है, अब इसके अगर देखे जाए कि अगर मेरे पास कोई बॉल है, क्रिकेट बॉल है, वो आगे की तरफ हरकत कर रही है तो उसकी कोशिश क्या होगी, वो हरकत करती रहे। लेकिन आपने देखा कि थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वो रुक जाती है बॉल। वो रुकती इसलिए है क्योंकि जो हमारी ज़मीन है जिसके ऊपर वो चल रही है बॉल, ज़मीन क्या करती है, उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगाती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, और इस फोर्स की वजह से क्या हो जाती है, ये बॉल आगे जाके रुक जाती है। ठीक है, तो ये जो फोर्स थी इसे मैं कहूँगा नेट फोर्स। ये जो फोर्स है अब ये उसके ऊपर अमल कर रही है, तो नेट फोर्स मेरी ज़ीरो तो ना हुई। अगर मेरी नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती तो ये बॉल कभी भी ना रुकती, चलती रहती। अगर मैं अपनी इसी बॉल को स्पेस में ले जाऊँ, फ़िज़ा में ले जाऊँ, खला में ले जाऊँ, ज़मीन से बाहर ले जाऊँ स्पेस में, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हवा तो है नहीं, ना ज़मीन है, हवा भी नहीं है, तो हवा की भी फ्रिक्शन के ख़त्म होगी, कुछ भी नहीं है फ्रिक्शन के लिए। तो अब मैं अगर इसे हिट करता हूँ और इसे मैं फोर्स लगाता हूँ, ये मूव करती है, तो ये करती रहेगी, आगे करती ही रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर नेट फोर्स क्या हमारे पास ज़ीरो है। वहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही, इसलिए ये चलती रहेगी। हाँ, अगर मैं खुद इस पर फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो फिर ये रुकेगी, अदरवाइज नहीं रुकेगी। तो वही न्यूटन ने बात की कि अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है वो हमेशा हरकत करती ही रहेगी। कब तक, जब तक नेट फोर्स उस पर अमल ना करे। ठीक है, और एक और बात है कि अगर फ़र्ज़ करें ये टेबल है, टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है, कोई भी चीज़ पड़ी है, वो हमेशा ही ऐसे पड़ी रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो खुद ब खुद ही अपनी जगह तब्दील कर ले। वो इसलिए क्योंकि अभी भी जब ये पड़ी हुई है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। क्यों, क्योंकि इसका वज़न नीचे की तरफ है
और टेबल भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फोर्स जो नेट फोर्स है वो मेरे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो नेट फोर्स ज़ीरो है, कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स अमल कर नहीं रही, तो इसलिए अगर ये रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, और अगर हरकत कर रही है तो वो हमेशा हरकत ही करती रहेगी जब तक कि नेट फोर्स क्या होगी, हमारी ज़ीरो होगी। यही था हमारा न्यूटन का फर्स्ट कानून। अच्छा, अगर आप गौर करें ना तो ये सारी बातें वही थी जो हमने इनर्शिया के अंदर भी की। इनर्शिया वाले टॉपिक में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी, इनर्शिया क्या होता है कि हर बॉडी चाहती है कि वो अपनी हरकत को, अपनी स्टेट को जारी रखे। मसलन अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है तो उसका इनर्शिया चाहेगा कि वो हरकत ही करती रहे, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनर्शिया चाहेगा कि वो हमेशा रेस्ट में ही रहे। ठीक है, तो ये कानून भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर हरकत कर रहा है तो हरकत ही रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक नेट फोर्स ज़ीरो है। तो सेम वही बातें हो गई। तो इसलिए हमें ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, इसको हम इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नाउन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, आल्सो नाउन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, के इसको हमें इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि इनर्शिया का कानून लिखें, तब भी आपने ये फर्स्ट लॉ को ही लिखना है। ठीक है, तो ये जहन में रखना है। ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है, या फर्स्ट लॉ को कुछ और भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है न्यूटन के पहले कानून को। यहाँ तक हमारा फर्स्ट कानून है, जो उसकी मेन चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब नेट फोर्स की भी डेफिनेशन अगर हम देखें तो नेट फोर्स की डेफिनेशन भी वही है जो बातें आपको बताई। अ नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कि नेट फोर्स क्या है, ये रिजल्टेंट है तमाम फोर्सेस का जो किसी बॉडी पर अमल कर रही हैं। तो तमाम फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही होती है, आप सबको जमा कर लो और उसका रिजल्टेंट क्या आ जाए, जो भी उसका रिजल्टेंट आएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसका नेट फोर्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स की जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो उसके लिए हमें एक सपोज कर लेते हैं, हमारे पास एक बस है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में कि जब बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो जो बंदे इसके अंदर खड़े हैं बस के अंदर, वो आगे की तरफ क्यों गिरते हैं। जब ब्रेक लगाई जाती है तो होता क्या है कि जो बंदे इसके अंदर खड़े हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। वो क्यों, वो इसलिए, देखिए हमारा जो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है वो किसी के साथ अटैच है, गाड़ी के साथ अटैच है। जैसे ही ब्रेक लगाई जाएगी तो हमारा नीचे वाला हिस्सा हरकत करना बंद कर देगा। पहले गाड़ी मूव कर रही थी ना आगे की तरफ, तो गाड़ी मूव कर रही है तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी भी मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाई जाती है तो गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी के रुकने की वजह से हमारी बॉडी का नीचे वाला पार्ट है जो गाड़ी के साथ अटैच है वो भी रुक जाता है। लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी कोशिश है कि वो अपनी हरकत को क्या करे, जारी रखे। क्यों, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या कहता है हमें कि अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है तो उसकी कोशिश होगी वो हरकत ही करती रहे। तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा हरकत कर रहा था तो इसकी कोशिश क्या होगी कि ये हरकत करता ही रहे, तो ये हरकत करेगा, ये आगे की तरफ चला जाएगा और नीचे वाला हिस्सा हमारा रुक जाएगा। तो जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा कि हम आगे गिर रहे हैं। ये पेपर में पूछा जाता है कि हमें ये क्यों फील होता है, तो आपने यही सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि हमारा नीचे वाला हिस्सा गाड़ी के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा इनर्शिया की वजह से चाहता है कि अपनी मोशन जारी रखे, और वो जारी रखता है अपनी मोशन, इसलिए वो आगे चला जाता है मोशन करता हुआ, और नीचे वाला हिस्सा हमारा रुक जाता है गाड़ी के साथ ही। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और पूछा जाता है कि जब गाड़ी मोड़ काटती है, जब गाड़ी मोड़ काटती है तो फिर भी हमारी जो बॉडी है वो एक साइड पे झुक क्यों जाती है। हमारी जो बॉडी है मतलब एक साइड पे हमें ऐसा लगता है कि एक साइड पे हम झुक रहे हैं, गिर रहे हैं, तो तब ऐसा क्यों होता है। तब भी यही वजह है कि देखिए पहले गाड़ी सीधा सीधा मूव कर रही होती है तो हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेट होती है, सीधी लाइन में मूव कर रही है, मतलब सीधी लाइन में खड़ी है। लेकिन जब बस मोड़ काटती है तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी पहले स्ट्रेट लाइन में मतलब सीधी खड़ी होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लेकिन जब बस मोड़ काटना शुरू करती है तो होता यह है कि बस के साथ साथ हमारा नीचे वाला हिस्सा भी मुड़ जाता है। ठीक है, बस ने मोड़ काटी, बस टेढ़ी होगी, तो बस के टेढ़े होने से हमारा नीचे वाला हिस्सा भी टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो पहले हमारा स्ट्रेट लाइन में था ना, सीधी लाइन में था, तो उसकी कोशिश होगी कि वो अपनी हालत को बरकरार रखे, वो सीधा ही रहे। तो वो
ऊपर वाला हमारा हिस्सा सीधा रह जाता है और नीचे वाला हिस्सा हमारा गाड़ी के साथ ही मुड़ जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शायद हम एक साइड पे झुक रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये इनर्शिया की वजह से हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम झुक रहे हैं या आगे गिर रहे हैं। इसी तरह बाज़ का यूँ भी होता है कि आप अगर खड़े हैं सिंपल और बस स्टार्ट हो जाए, बस चलना शुरू हो जाए, तो जब बस चलना शुरू होती है तो फिर क्या होता है, हमें तब भी एक झटका लगता है यूँ पीछे की तरफ, फिर हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, इस तरीके से हम पीछे की तरफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखें हम पहले सीधा खड़े थे ना, जब बस सुकून से खड़ी हुई थी, रेस्ट में थी, तो हम भी सीधा सीधा खड़े थे। लेकिन बस ने अब चलना स्टार्ट किया तो हमारा जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बस के साथ जुड़ा होता है, तो वो भी आगे की तरफ मूव कर जाता है बस की तरफ। लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हमारा वो रेस्ट में होता है, सीधा खड़ा होता है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो सीधा ही रहे, तो वो पीछे रह जाता है हमारा ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाता है, वो आगे चला जाता है। लेकिन ये जो होता है ये किस वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, इनर्शिया यही कहता है ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी कोशिश होगी वो रेस्ट में ही रहे। तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा क्या था, रेस्ट में था, तो उसकी कोशिश ये है कि वो रेस्ट में ही रहे, इसलिए वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, वो एक जगह पे रहता है। लेकिन नीचे वाला हिस्सा तो हमारा अटैच है बस के साथ, तो वो आगे चला जाता है, ऊपर वाला पीछे रह जाता है इनर्शिया की वजह से। तो इसलिए जब बस स्टार्ट होती है चलना तब हमें ऐसा लगता है पीछे की तरफ एक झटका सा लगता है हमें। क्लियर, तो यहाँ तक था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने वो सारी कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रहता हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह उनका रिप्लाई करूंगा। अब आपको अपनी ये फिज़िक्स की, मैथ की और न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें कैसे मिलेंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को शेयर लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।